हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से सिकंदर वाले क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कल हमने पिछले क्लास में हमने सिकंदर के आक्रमण से संबंधित कुछ सारी बातों को देखे, लेकिन उनका जो भारत में आने के बाद पोरस के बीच लड़ाई होती है, उस लड़ाई को हमने देखे हैं। आज हम लोग दरअसल पढ़ने वाले हैं सिकंदर और पोरस के बीच के जो युद्ध हुए हैं, उस युद्ध का चर्चा आज करने वाले हैं। पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग कंसंट्रेशन बना करके देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। और समझ में आने के बाद अगर आप कोशिश कीजिए, देखिए आप लोग अगर वीडियोस को देखते हैं, कुछ नए स्टूडेंट भी इनसे जुड़े हैं हमें पता है, और वो उस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो क्लास को देखते हैं, तो क्लास को देखने के बाद आप कोशिश कीजिए उन चीज़ों को रफ पेपर पर नोट डाउन करने की। मतलब मेरी भाषा में नहीं, आप अपनी भाषा में, मेरी भाषा में जो चीज़ हम समझाते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ़ कंटेंट को हम देते हैं। लेकिन आप अपनी भाषा में उस चीज़ को लिखने की कोशिश कीजिए। यकीनन इस चीज़ से आपको याद भी होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, लेखन कला का विकास होगा। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई, उसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। क्या बोलते हैं उसको? झेलम का युद्ध बोलते हैं। झेलम का युद्ध। इसी युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? वितस्ता। झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध। यूनानी भाषा में इसको कहा जाता है हाइडेस्पीज। क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज। यानी वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध, तीनों एक ही चीज है। यह युद्ध कब हुई थी? यह युद्ध हुआ था 326 बीसी में। किसी किसी बुक में आपको 325 बीसी भी दिया हुआ है, सर्वमान्य आपको 326 बीसी माना जाएगा। आप इसको दिमाग में रखिएगा। यह युद्ध होने किसके किसके बीच होता है? पुरु राज्य के राजा पोरस एक तरफ होते हैं। कौन? पुरु राज्य के राजा, इसका नाम था पोरस। और दूसरी तरफ सिकंदर। पुरु राज्य के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होना प्रारंभ होता है। युद्ध होने से पहले की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। सिकंदर झेलम नदी के किनारे कई दिनों तक इंतजार करता है। झेलम नदी को वो क्रॉस करना चाहता है, लेकिन झेलम नदी को क्रॉस नहीं कर पाता है। रीजन इसकी यही थी कि झेलम नदी के किनारे पूर्वी तट पर, झेलम नदी के पूर्वी भाग में पोरस का साम्राज्य था। पोरस अपनी सेना को लेकर के पूर्वी भाग के नदी के किनारे पर तैनात था। इधर सिकंदर पश्चिमी भाग पर, पूर्वी भाग को एंट्री करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे सिकंदर अपनी कोशिश को इधर की और पूरब की ओर प्रसारित करता है, अग्रसर करता है, पोरस की सेना भी उसके आमने सामने हो जाती है। सिकंदर रुक जाता है। काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद उसकी सेना इस तरफ नहीं आ पाती है, पूरब की ओर। तो लास्ट में सिकंदर क्या करता है? उत्तर की ओर से, रात का समय था, रात को अंधेर रात्रि में अपने उत्तर की दिशा से सेना को 1500 सैनिक को साथ करता है और 1500 सैनिक के साथ रातों रात उत्तर दिशा में अपनी सेना को झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के पूर्वी भाग में एंट्री करा देता है। इतना करने के बाद लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी तय करता है उस पार जाने के लिए। पोरस की क्षेत्र में पूर्वी भाग में जाने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर रात्रि में, क्योंकि डायरेक्ट ये आ नहीं पाता था, डायरेक्ट आने की कोशिश करता था तो इधर से पूर्व की सेना इधर से आक्रमण करने लगती थी। ये अपने आप को बचाते हुए सोचा कि अब अपनी सेना को दूसरी ओर से उतारते हैं, उसके बाद युद्ध लड़ा जाएगा। जब दूसरी तरफ, यहाँ पर एक इतिहासकार की बात हम बता देते हैं। सिकंदर की सेना में कितने सैनिक थे, इसमें इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। एक इतिहासकार है एरियन। क्या नाम है उसका? एरियन। एरियन कहता है कि सिकंदर की सेना में लगभग 30,000 पैदल सैनिक था। ये बयान देता है एरियन। 30,000 पैदल सैनिक की चर्चा करता है। इसके साथ साथ 4,000 अश्वरोही सैनिक, घोड़ा, घोड़े। सिकंदर की सेना में घोड़ा काफी इंपॉर्टेंट था और इस घोड़े के शरीर पर लोहे का कवच बना हुआ था। पोरस की सेना अगर धनुष से वार भी करती तो सिकंदर का घोड़ा बच पाता था उस चीज से, लोहे की कवच के माध्यम से। 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 अश्वरोही सैनिक, 300 घोड़े का जिक्र करता है। घोड़े नहीं, रथ, रथ 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 300 रथ का जिक्र करता है और 200 हाथी का जिक्र करता है। ये कहना है किसका? एरियन का। इतिहासकार है एरियन। एरियन कहता है सिकंदर की सेना में
30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वरोही सैनिक थे, 300 रथ थे और 200 हाथी थे। एरियन कहता है ये बात। एक इतिहासकार और आते हैं, उनका नाम है टर्न। क्या नाम है? टर्न। टर्न कहता है टोटल कुल मिला करके सिकंदर की सेना में 35,000 सैनिक थे। और टर्न इतना ही नहीं, आगे लिखता है कि 35,000 सैनिक के साथ साथ सिकंदर की जो युद्ध लड़ने की युद्ध व्यूह चक्रव्यूह रचना थी, सैनिक को कहाँ लगाना है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो 11 प्लेयर को कहाँ लगाना है, कहाँ से बॉल जाएगा, कैसे रोकेगा, किधर की बॉल ज्यादा जाएगा। तो टीम के जो मेंबर होते हैं, मैन होते हैं, उन कप्तान होते हैं, उनका काम होता है अपनी प्लेयर को लगाना। तो उसी प्रकार सिकंदर भी अपने सेना को एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयार किया और अपनी चक्रव्यूह रचना को इतने गजब तरीके से बनाया कि टर्न कहता है सिकंदर की चक्रव्यूह रचना विश्व की अन्य चक्रव्यूह रचना से कहीं बेहतर था। टर्न के अनुसार सिकंदर की सेना में 35,000 टोटल सैनिक थे और इनकी चक्रव्यूह रचना की टर्न काफी तारीफ करता है। एरियन उसके सेना के बारे में बताता है। उसके बाद होता क्या है, सिकंदर जब इस तरीके से वापस आता है, झेलम नदी के पूर्वी तट पर अपनी सेना को रातों रात उतार देता है। बात ये थी कि झेलम नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्र पानी से दलदल थे, बारिश का मौसम था, बारिश हुई थी और झेलम नदी में इतनी पानी थी, इतना पानी भर गया था कि पानी लबालब कर रहा था, जिस वजह से झेलम नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे एक मैदान है, जिस मैदान में युद्ध हुआ था, उस मैदान को कहते हैं कर्री का मैदान। क्या कहते हैं? कर्री का मैदान। कर्री के मैदान में यह युद्ध आमने सामना हो जाता है। सबसे पहले जब सिकंदर की सेना इस मैदान में एंट्री करती है, पहले तो सिकंदर एक पत्र भेजता है पोरस को एक संधि पत्र भेजता है कि तुम हमें गुप्त, मतलब क्या कहते हैं, संदेशवाहक के माध्यम से एक पत्र भेजता है पोरस को कि तुम अन्य राजाओं की भांति हमें आत्मसमर्पण कर दो। क्योंकि सिकंदर को पहले से पता था, इतना राजा जब मेरा आत्मसमर्पण कर दिया अपने आप को, तो पोरस कौन सी गली का है। पोरस के पास वो पत्र मिलते ही पोरस पत्र देखते ही खोल जाता है, कहता है ऐसा हो नहीं सकता। एक बात सुने हैं आपने, कहते हैं न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर अभी संघर्ष जारी है। सिकंदर इस पत्र को लेकर के पोरस इस बात को कहता है और कहता है सिकंदर, अगर है तुम में हिम्मत तो आके रण क्षेत्र में मिलो, आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है पोरस। इस बात को सुनते ही सिकंदर के मन में बहुत बौखलाहट आ गया और अपनी सेना को उतार देता है। सेना को उतारने के बाद पोरस सबसे पहले अपने इसके बड़े पुत्र को सैन्य टुकड़ी का संचालन करने के लिए भेजता है युद्ध भूमि में। इसका बेटा, किसका बेटा? पोरस का बेटा सबसे पहले आता है। बहुत ज्यादा समय तक युद्ध नहीं चलती है, मई का महीना होता है। इसके बेटे के साथ साथ भारतीय सैनिक लगभग 400, कुछ इतिहासकार बताते हैं, डाटा है, कहते हैं कि 400 सैनिक मारे गए, साथ साथ पोरस का पुत्र भी मारा गया। उसके बाद पोरस खुद अपनी रणभूमि में आ जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध घमासान होने लगता है। कमी थी क्या पोरस में? पोरस की बहादुरी तो काफी थी। शुरुआती दौर में पोरस की सेना इतनी बहादुरी से लड़ रही थी कि सिकंदर को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मेरे हाथ से युद्ध निकल न जाए। लेकिन होता क्या है, बदकिस्मती, इसी को कहते हैं, किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती है। बाकी बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेहनत तो बहुत जोर शोर से करते हैं, कहीं कहीं वो किस्मत के चलते मार खा जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं किस्मत को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं किस्मत वजह बन जाती है। इतनी शक्तिशाली सेना होने की वजह से अगर बारिश ना होती, झेलम नदी के किनारे दलदल ना होती, पोरस की सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी। हाथी और तीरंदाजी, हाथी पर बैठ करके तीर चलाने वाले सैनिक पोरस की सेना में काफी थे। दूसरी कमी ये थी पोरस की कि पोरस की जितने भी हाथी थे, एक भी हाथी के शरीर पर लोहे का कवच नहीं था। जिस प्रकार सिकंदर अपने साथ साथ अपने घोड़े, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफला। बाद में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बुकेफला के नाम पर उन्होंने एक भारत में शहर भी बसाया था। तो सिकंदर के जितने भी घोड़े थे, सभी के शरीर पर वह लोहे का कवच लगा दिया था। लेकिन पोरस की सेना में, पोरस के हाथी में एक भी कवच नहीं था। सिकंदर जब भी वार करता था तो पोरस की हाथी निरस्त हो जाती थी, हार जाती थी, गिर जाती थी, मर जाती थी। उसके साथ साथ पोरस के हाथी उस दलदल जमीन में फंस जाती थी और दलदल जमीन में फंस जाने के बाद हाथी तो खुद भारी भरकम होता है, हाथी का खुद वेट होता है, दलदल में गई थी, फंस जाती थी। पोरस की सेना में हाथी का होना इनकी हार का कारण भी बनता है। अगर शायद हाथी की जगह पर पोरस घोड़ा को लिया होता, घोड़ी की सेना में हाथी
सिकंदर की सेना में भी हाथी है, ऐसी बात नहीं है, 200 हाथी सिकंदर की सेना में भी है, एरियन कहता है, लेकिन इनके सेना में हाथी ज्यादा है और दलदल की वजह से हाथी फंस जाती है, जो घोड़ा तो कूद के निकल जाता है। तो इस युद्ध में बुरी तरीके से शुरुआती दौर में तो पोरस अच्छा से लड़ता है, लेकिन बाद में पोरस इस युद्ध में हार जाता है। पोरस जब युद्ध में हार जाता है, आत्मसमर्पण करने की स्थिति आ जाती है, लेकिन फिर भी ये बहादुर था, इतना बहादुर था पोरस कि पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर खुश हो जाता है। और पोरस का एक मित्र था, याद रखिएगा, उसका नाम था मेरूस। क्या नाम था? पोरस का मित्र था मेरूस। मेरूस के दिमाग में आया, मेरूस सारे नखरा देख रहा था, मेरूस सारी युद्ध की नक्शा, सारे युद्ध के चक्रव्यूह देख रहा था। मेरूस कहता है पोरस को, ऐसा कर ले मेरे दोस्त, सिकंदर से चल संधि कर लेते हैं, सिकंदर से मिल लेते हैं। तो मेरूस की मध्यस्थता में सिकंदर और पोरस के बीच में संधि हो जाती है, और बाद में पोरस के जो भी क्षेत्र को सिकंदर ने जीता था, उस जीते हुए क्षेत्र को इसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर वापस कर देता है। सिकंदर को इस बात का एहसास हो जाता है कि दुश्मनी से जो नहीं हो सकता वह प्रेम कर सकता है, प्रेम में वो ताकत है। कहते हैं कि प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को सुदामा के पैर धुलवाने की। तो यही बात है। तो सिकंदर को यहाँ पर ये सीख मिलता है कि पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, सिकंदर इसके पोरस की मित्रता को बाद में स्वीकार कर लेता है, दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, युद्ध के बाद कुछ इतिहासकार हैं जो अपना अपना मत देते हैं, और भारत में सिकंदर जिन जिन क्षेत्रों को जीता, अपने विजित क्षेत्रों में यह 4 प्रशासनिक केंद्र बनाया। क्या बनाया? विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक केंद्रों में बांट दिया, और 4 प्रशासनिक केंद्र इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, 4 प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से थे और कौन सा क्षेत्र किसको दिया। प्रशासन, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए वहां का प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिकंदर ने अपने जीते हुए क्षेत्र को 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट देता है। 4 प्रशासनिक क्षेत्र, 4 प्रशासनिक क्षेत्र में बांटने के बाद 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिंधु और झेलम, क्या कहा हमने कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का भाग वो आंधी को दे देता है। सिंधु नदी और झेलम नदी, झेलम नदी के बीच का भाग किसको दे देता है? आंधी को। तो आंधी, पहला प्रशासनिक भाग बनाता है ये, जिसमें कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का भाग आंधी को दे देता है। और सिंधु नदी के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र यह फिलिप को दे देता है। सिंधु नदी के उत्तर का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र किसको दे देता है? आंधी को। 2 भाग तो हो गया, पहले भाग में सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के भाग आंधी को दे देता है, और सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम भाग आंधी को नहीं देता है, फिलिप को देता है। किसको देता है? फिलिप। 2 क्षेत्रों में बट गया। तीसरा प्रशासन इसका आप देखिएगा, तो सिंधु नदी के जो नीचे का भाग था, सिंधु नदी के निचला भाग ये दे देता है पिथौन को। सिंधु नदी का निचला भाग पिथौन को दे देता है, और झेलम के जो पूर्वी भाग था, झेलम नदी के पूरब की ओर में जो भी साम्राज्य था वह पोरस को दे देता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, झेलम के पूर्वी भाग किसको दे देता है? पोरस को। तो आपने देखा, सिकंदर भारतीय क्षेत्र को जीतने के बाद इसको 4 प्रशासनिक केंद्र में बांटता है। पहला केंद्र का भार संभालने के लिए आंधी को दे देता है। आंधी को जो भार देता है वो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का हिस्सा आंधी को सौंप दिया। उसके बाद सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो फिलिप को दे देता है, और सिंधु नदी का जो निचला भाग था वो पिथौन को दे देता है, और झेलम नदी के और झेलम और पूर्व के भाग, झेलम नदी के पूर्व का भाग पोरस को दे देता है। और इस सारे क्षेत्र का मीडिएटर बना देता है किसको? देखने के लिए किसको बना जाता है? निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो किसको बना देता है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर।
इस सारे साम्राज्य को, सारे क्षेत्र को बांटने के बाद सेल्यूकस निकेटर को इनकी देख रेख में तैनात कर देता है और कहता है कि इन सारे क्षेत्र, जो भी क्षेत्र सबको दिया गया है, वह अपने अपने क्षेत्र में ही अपना वर्चस्व करे, अपना शासन करे। और सेल्यूकस निकेटर इसके उत्तराधिकारी के तौर पर, सॉरी उत्तराधिकारी नहीं कर सकते हैं इसको, एक प्रकार से अध्यक्षता कर सकते हैं। सिकंदर को इसका सारा कार्यभार, सेल्यूकस निकेटर को इसका कार्यभार देखने को दे दिया। और इसके अलावा सिकंदर सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि जाते जाते भारत में उन्होंने 3 नगर भी बसाए। भारत में उन्होंने 3 नगर की स्थापना की। 3 नगर कौन कौन से थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के जीते हुए क्षेत्र को 4 प्रशासनिक केंद्रों में बांटा। 4 प्रशासनिक केंद्रों के बांटने के बाद 3 नगर की स्थापना करी। वो 3 नगर कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से, एग्जाम ओरिएंटेड से इसको जानना जरूरी है। 3 नगर कौन कौन से थे सिकंदर के द्वारा बनाए गए? 3 नगर, 3 नगर। सबसे पहला नगर तो ये झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाता है जिसको बुकेफला कहा जाता है। कहां पर बसाता है ये? झेलम नदी किनारे बुकेफला नगर बसाता है। बुकेफला इनके घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम था बुकेफला। झेलम नदी के किनारे बुकेफला नगर बसाता है। अपने घोड़े, मृत घोड़े के याद में एक शहर बसा देता है जिसका नाम क्या था? बुकेफला। उसके बाद काबुल और सिंध के प्रदेश में एक शहर बसाता है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडरिया। काबुल प्लस सिंध, काबुल और सिंध के क्षेत्र में जो नगर बसाया उसको कहा जाता है अलेक्जेंडरिया। अलेक्जेंडरिया। 2 शहर हो गया। पहला झेलम नदी के किनारे बुकेफला नगर बसाया, दूसरा काबुल और सिंध के किनारे अलेक्जेंडरिया नगर बसाया। और शुरुआती दौर में जब आया था तो एक नगर बसाया था निकैया। शुरुआती दौर की अगर बात कर लेते हैं, शुरुआती में एक शहर बसाया था जिसका नाम था निकैया। निकैया को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं विजयनगर, जिसको बोलते हैं विजयनगर। लास्ट में ये तीनों नगर बसाने के बाद सिकंदर अपने आप को क्या कहते हैं, वो नदी पार करने के लिए जब वापस जाने की तैयारी करता है, थक चुकी थी इसकी सेना, युद्ध इतने घमासान हुए थे, इतने सैनिक, नुकसान तो सिकंदर का भी हुआ था, इतने सैनिक मारे गए थे। सिकंदर कहता है, जब युद्ध भूमि में सिकंदर उतरा था तो बोला कि जो संकट हमें पहले से पुकार रही थी, पोरस की विशाल सैनिक, पोरस के विशुल चक्रव्यूह रचना को देखते हुए सिकंदर ने कहा कि जिस संकट को हम पहले से देख रहे थे, जो संकट पहले से हमको पुकार रही थी, आज वही संकट हमें ललकार रही है जो हमारे सम्मुख खड़ा है। सिकंदर का ये बयान पोरस को हिम्मत देता है कि सच में सिकंदर को ऐसा फील हो रहा है कि पोरस भी किसी से कम नहीं है। तो पोरस और सिकंदर के बीच के युद्ध को आपने देखा। उसके बाद जीते गए क्षेत्र पर सिकंदर ने कौन कौन 4 प्रशासनिक क्षेत्र में बांटा और चारों प्रशासनिक क्षेत्र तरीके डिफरेंट लोगों को दे दिया और सारे का नेतृत्व करने के लिए निकेटर को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा सिकंदर ने 3 और नगर बसाए थे। पहले घोड़े की याद में झेलम नदी के तट पर बुकेफला नगर बसाता है, फिर काबुल और सिंध के प्रदेश में अलेक्जेंडरिया नगर बसाता है, और शुरुआती दौर में जो ये निकैया था उसको विजयनगर कहते हैं, उसकी स्थापना करी थी। बाद में सिकंदर की सेना वापस जाने पर मजबूर हो जाती है, इतनी थक चुकी थी। लास्ट बयान तो करता है सिकंदर, ये कहता है कि अब हिम्मत नहीं होगी, अपने आप को हार फिर भी नहीं मानता है, फिर भी कहता है कि अब मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। दरअसल बात तो ये थी कि सिकंदर पोरस के बीच धूल चटा रखा था, पोरस ने सिकंदर को भी दम कर रखा था आंखों में। ऐसा नहीं था कि पोरस की सेना कमजोर थी। अगर दलदल ना होता, अगर वह पानी झेलम नदी के किनारे बाढ़ की वजह से पानी ना आया होता, आसपास के क्षेत्र दलदल ना होते, तो सिकंदर यहाँ पर हार जाता बुरी तरीके से, संधि करने की नौबत ही नहीं आती, पहले निर्णय पोरस के पक्ष में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नदी और वो पानी, दलदल मिट्टी के कारण, दलदल जमीन के कारण पोरस के नेतृत्व में नहीं बल्कि यह युद्ध सिकंदर के पक्ष में आ जाता है। और सिकंदर लास्ट में वापस जाते जाते बेबीलोन में जाता है। बेबीलोन में टाइफाइड की वजह से 323 बीसी में, 323 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद बाकी सिकंदर बुरी तरीके से, फिर भी कहा जाता है सिकंदर पोरस को जब सामने लाया था, एक बात बता दें, जब पोरस की सेना पराजित हो गई थी सिकंदर से, तो सिकंदर अपने अधिकारी को भेजा, अपने सैनिक को भेजा पोरस को बंदी बना के लाने के लिए। जब पोरस को बंदी बना करके लाया तो बोला, बताओ पोरस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
पोरस का जवाब सुनकर सिकंदर इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था कि जो भी सम्राट जीता था, ले सोचरा तू ले ले, हम तुमसे नहीं लेंगे, तुम्हारी हिम्मत की बहादुरी देते हैं, तुम्हारी हिम्मत की हम दाद देते हैं। पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार आप मेरे साथ कर सकते हैं। यह बात सिकंदर के दिल पे लगी और सारे जीते हुए साम्राज्य को वापस कर दिया। इतना सारा काम करने के बाद सिकंदर वापस चला गया। 19 माह तक टोटल भारत में रहा, आपको पिछली क्लास में भी हम बता चुके हैं। वापस जाने के बाद बेबीलोन शहर में जाते-जाते 323 बीसी में टाइफाइड से इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे, सिकंदर का भारत पर आक्रमण को हमने देख लिया। अब यूनानी आक्रमण का जो भारत में आक्रमण हुआ, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। जिस प्रकार हमने ईरानी आक्रमण के प्रभाव को भी देखा था, आक्रमण को पढ़ा था, साथ-साथ उनके प्रभाव को भी देखने की कोशिश करी थी। लेकिन अब यूनानी आक्रमण के प्रभाव को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रभाव को देखेंगे। सिकंदर से कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं, एक शायरी है कि डर, गम, दर्द जो भी है तेरे अंदर है, खुद के पिंजरे में झाँक, तू भी कहीं न कहीं एक सिकंदर है। तो दोस्तों लगे रहो, मेहनत करो। हर व्यक्ति, मेरा तो मानना है, हर व्यक्ति के अंदर सिकंदर जैसी प्रभावशाली क्षमता है, प्रतिभाशाली क्षमता है। ज़रूरत है तो उसको उजागर करने की, और यह चीज़ ऐसी चीज़ है, यह उजागर मेहनत से होती है। बिना मेहनत का आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यह फील्ड ही ऐसा है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतने रंग लाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।